पिछले क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस कितने केस में होगा? दो केस में। लिखिए तो नीचे रो देखिए। लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स occurs in two different cases. पहला electrolysis of fused electrolytes हम फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स बोलें तो भी और मेल्ट या मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट बोले तो भी दोनों एक ही बात है। दोनों का मतलब हुआ पिघला हुआ अवस्था। गर्म करके उसको आप पिघला दीजिए। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of electrolyte। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो या कंपटीशन लेवल का, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन के पूछे जाने की। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कहीं ना कहीं ये थोड़ा टफ है, तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। आज का क्लास तो बहुत ईजी होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट क्लास इसका बहुत कंसेप्चुअल है। कैसे है कंसेप्चुअल, वो सब आप जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं इस पर। क्या यहाँ तक आप कर चुके हैं? तो चलिए एक एक करके केस वाइज हम लोग चलते हैं। सबसे पहला केस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। खाली हेडिंग केस 1। लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। हो गया, लिख लिए? अब यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग कॉपी बंद कर लीजिए, पेन रख के बंद कर दीजिए और 5-7 मिनट पहले खूब ध्यान से सुनिए और समझिए। आप याद कीजिए, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे तो याद है दूसरा क्लास में फोटो बनाए थे, उसके बारे में सारा बात समझा दिए थे और फिर उसी पर हम अगला 10-11 दिन लगातार काम करते रहे। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या फिगर होता है वो सब समझ के, उसका क्या वर्किंग प्रोसेस है या उसके अंदर कैसे हमको काम करना होता है, वो सब हम अभी ही समझेंगे।
और उसी के आधार पर फिर कंसेप्चुअल बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। सबसे पहले यदि आप किसी भी चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहते हैं, और केस चाहे कोई भी हो, फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स वाला केस हो या एक सॉल्यूशन वाला इलेक्ट्रोलाइट्स हो, किसी भी केस में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझना है यहाँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है कि एक बर्तन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल। इलेक्ट्रोलाइटिक बर्तन होता है, ये एक बड़ा सा बर्तन होता है। इस बड़े से बर्तन में जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहते हैं उसका लिक्विड स्टेट डाल दीजिए, यानी मेल्ट करके डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आप नमक का कराना चाहते हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहते हैं, तो आपको इसमें डालना पड़ेगा NaCl। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड स्टेट में वो तब आएगा जब आप उसको फ्यूज्ड NaCl के रूप में लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्यूज्ड NaCl। यहाँ पर फ्यूज्ड NaCl का मतलब ही है पिघला हुआ। ये टूटा हुआ होगा किस कैसे? Na प्लस और Cl माइनस। आयन दो ही केस में बनता है, या तो पानी में, नहीं तो फिर पिघला दीजिए तब। अब आपको क्या करना है, इसमें दो रॉड डालना है। इस बर्तन में दो रॉड डालना है, और ये रॉड जनरली डाला जाता है प्लेटिनम का। ये पहला रॉड है, ये दूसरा रॉड है। और मैं आपको फिर से एक बार ध्यान दिला दूं, आप याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रॉड अलग अलग बर्तन में पड़ता था, यहाँ पर अलग अलग बर्तन में नहीं पड़ेगा, यहाँ एक ही बर्तन में दोनों रॉड पड़ेगा। कौन किस चीज का रॉड है ये? प्लेटिनम का। तो हम लिखते हैं प्लेटिनम रॉड उधर भी, और ये भी क्या है? प्लेटिनम रॉड। यदि आप दो रॉड डाल रहे हैं तो इसको भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड, और उसको भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। और जब हम इसको सेल से जोड़ेंगे या किसी भी पोटेंशियल वाले सोर्स से जोड़ेंगे, चाहे मान लो कि हम नॉर्मल बोर्ड से तार निकाल के इसमें एक प्लस माइनस कर दें कहीं से भी, तो तार लगाने के बाद कोई एक रॉड पॉजिटिव चार्ज्ड हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप करंट का फ्लो करवाना चाहते हैं तो उसका दो तरीका है, या तो आप इसको सेल से बैटरी से जोड़ दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट करंट इसको आप दीजिए प्लग से निकाल के, बोर्ड से निकाल के प्लग जोड़ के अपना दे दीजिए, एक प्लस माइनस जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ बैटरी जोड़ते हैं, ये हेडिंग पूरा कर चुके थे ना, तो इसको मिटा दें। तो यहाँ पर हम एक सेल जोड़ते हैं, इस सेल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं इधर, और एक वायर को कनेक्ट करते हैं इधर। इसको कहा जाएगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और इसको कहा जाएगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। इस डायरेक्शन में, सेल से इस डायरेक्शन में करंट इंटर कर रहा है सॉल्यूशन में, यानी इस इलेक्ट्रोड से करंट आ रहा है सॉल्यूशन में, और इस इलेक्ट्रोड से करंट लीव कर रहा है सॉल्यूशन को। यानी ये जो एरो डाला गया है ये किसके डायरेक्शन को बता रहा है? करंट के डायरेक्शन के। और आप एक चीज जानते होंगे कि करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा होता है। करंट यदि इस रास्ते आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इस रास्ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है, इसी वजह से इसको कैसा चार्ज कहा गया? पॉजिटिव। और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या कहा गया? नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इलेक्ट्रोकेमिकल, यहां भी दो रॉड है, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वहां पर हम केमिकल रिएक्शन को कराकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन को कराया जाता है। बिल्कुल उल्टा है। यहां पर ये इलेक्ट्रोड जो होता है दो तरह का, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, ये भी बिल्कुल उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिल्कुल जस्ट रिवर्स होता है। क्या रिवर्स होता है? आप याद कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव रॉड को हम क्या कहा करते थे? कैथोड। और निगेटिव रॉड को क्या कहा करते थे? एनोड। यहाँ उल्टा होता है।
यहां पर पॉजिटिव रॉड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, इसको बोला जाएगा एनोड। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कैथोड। इस चीज का बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उल्टा माना जाता है। पॉजिटिव रॉड को कैथोड हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और एनोड हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर स्विच लगा हुए हैं और आप जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, स्विच जैसे ही ऑन करेंगे, ये पूरा का पूरा रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये पूरा का पूरा रॉड निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें मेल्ट किया हुआ NaCl। अच्छा, एक और बात, ये काम आप घर में नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि NaCl को मेल्ट करने के लिए अप्रॉक्स 900 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए। एक बार देख लीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट NaCl का क्या होता है, एग्जैक्टली हमको याद नहीं है। एक बार चेक कीजिए तो गूगल पे कितना दिखता है। अरे मोबाइल का तो मिस यूज करते ही हो, एक बार यूज कर लो थोड़ा सा, चेक करके बताइए। तो घर में हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और हम 100, 150, 200 डिग्री सी वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर वहाँ पर जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब का कितना होता है, 801। अब बताइए 801 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो भी है 800 900 के रेंज में होता है, तो जो भी है, तो 800 भी कोई कम टेम्परेचर है क्या? 800 भी काफ़ी टेम्परेचर है। एल्युमिनियम के बर्तन में या टीन के बर्तन में गलती से NaCl को पिघलाना शुरू कर देंगे, पता चलेगा बर्तन पिघल गया, नमक वैसे ही रखा हुआ है। तो ये काम आप घर में नहीं कर सकते हैं, लैब में किया जा सकता है। सुनिए अब आगे की बात। अब ये टूटा हुआ है Na+ में और Cl- में। अब जरा सोचो कि ये माइनस वाला रॉड है, माइनस वाले रॉड पर कौन अट्रैक्ट होगा, प्लस वाला। अपोजिट चार्ज के बीच ना अट्रैक्शन होगा, तो ये माइनस है, तो इस इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सा आयन भागेगा, Na+, यानी केटायन। और ये पॉजिटिव रॉड है, इसके तरफ कौन सा आयन भागेगा, Cl- यानी एनायन। अब देखिए, एनोड और कैथोड का ये वाला कंसेप्ट हर जगह स्थिर है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। एनोड का मतलब ही वह सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो एनोड कहलाता है, और जहां रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो वो कैथोड कहलाता है, चाहे वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बैटरी, बैटरा, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनोड है तो निश्चित है वहां ऑक्सीडेशन हाफ होगा, कैथोड है तो निश्चित है वहां रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा इस पर लगाइए आप। Na+ कहां भागेगा, निगेटिव पर। ये निगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए, ये Na+ इस रॉड पर जाएगा, इस रॉड से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और Na+ यदि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो Na का सॉलिड न बना देगा, Na का न्यूट्रल एटम न बना देगा। यदि ये रिएक्शन बार बार, ये हम कह रहे हैं कि Na+ यदि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो बताइए Na बनेगा ये। और यदि ये रिएक्शन लगातार रिपीट हो रहा है तो आपको नहीं लगता है कि इस रॉड पर ढेर सारा सोडियम का सॉलिड जमा हो जाएगा, हाँ या ना? इस तरह से आप पाएंगे कि NaCl से सोडियम अलग होने लगा है और कैथोड पर जाकर जमा होने लगा है। अब यही बात यदि हम इधर करें तो Cl-, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर Cl पर कैसा चार्ज है, माइनस। तो ये Cl- क्या करेगा, इसको इसको इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पर क्या हुआ, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और यहां क्या हुआ है, इस रॉड को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। यही इलेक्ट्रॉन यहां गेन करके यहां से उधर जाके ट्रांसफर करता है, और इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इस Cl- की बात करें तो ये Cl- इस रॉड पर आएगा, और यहां पर होगा इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा। Cl पर एक माइनस है, यानी कितना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। और यदि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बताइए कुछ ऐसा ही नहीं स्थिति बनेगा। लेकिन
Cl कभी भी एटॉमिक मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है, Cl हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो Cl2 गैस बना के एग्जिस्ट करता है। तो वैसी स्थिति में रिएक्शन तो वास्तव में यही होगा, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा ढंग से लिखें और इसका जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन करके लिखें, तो यदि ये रिएक्शन 2 बार रिपीट हो तो यहां पर हम लिख दें कौन चीज, 2Cl माइनस, कितना Cl बना, Cl का कितना एटम बना, 2 एटम, दोनों एटम आपस में मिलके क्या बना देगा, Cl2, तो ये बन जाएगा Cl2, और इलेक्ट्रॉन कितना निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए ये Cl2 नेचुरली गैसियस फेज में रहता है, 900 या 800 डिग्री सी पर, तो डेफिनेटली ये गैसियस फेज में ही रहेगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस रॉड के अगल बगल से ना बुलबुला निकलना शुरू कर दिया है। ये निकलने वाला बुलबुला किस चीज का है, ये जो बुलबुला निकल रहा है ये गैस बनने के कारण ही ना ऐसा हो रहा है। तो ये जो एयर ड्रॉप बनेगा यहाँ, वो एयर ड्रॉप किस चीज का होगा, Cl का होगा। और आप जैसे ही स्विच ऑफ कीजिएगा वहां से करंट का फ्लो बंद होगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो एयर ड्रॉप बन रहा है ये बनना बंद हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक तरफ सोडियम बनने लगा और एक तरफ क्लोरीन बनने लगा। कुछ देर तक यदि ये रिएक्शन कराते रहेंगे तो बहुत सारा अमाउंट में क्लोरीन गैस निकलेगा, यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट सोडियम का जमा होगा। ये टॉपिक इसलिए बाद में जाके टफ हो जाता है कि अभी आप ये सीख रहे हैं कि किस रॉड पर कौन जमा होगा, कौन गैस बन के उड़ेगा, कौन सॉलिड बन के बैठेगा। ये इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि बाद में आपको पता करना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी देने पर कितना मात्रा में ये मेटल का रॉड, यहाँ मेटल का जो सब्सटेंस है, मेटेलिक सब्सटेंस है, वो जमा हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है। इस सब का एक एक ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम तक कैलकुलेट करना पड़ता है। और कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समझने वाला चीज है जो इसका न्यूमेरिकल सेक्शन है। इसको समझने के लिए आपको फैराडे लॉ वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ये सब समझ में नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं बाद में आपको आपके लिए थोड़ा टफ होगा। क्या यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ क्या लिखा हुआ था, बस फ्यूज देने से। देखिए, तो हम यहाँ लिखते हैं एट एनोड। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। अभी कुछ मत लिखिए, आप देखते जाइए, आप थोड़ा सा दिन काटिए। तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला काम। अब बताइए यहाँ पर Na प्लस है, ये केटायन है, और ये Cl माइनस है, एनायन है। इसी दोनों में से किसी का ऑक्सीडेशन होगा, किसी का रिडक्शन होगा। तो ये तो एक कॉमन सेंस है। आपसे यदि कोई पूछे कि Na प्लस और Cl माइनस में किसका ऑक्सीडेशन होना है और किसका रिडक्शन, तो क्या आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। Na पर प्लस है, इसका मतलब है बेचारा पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम करेगा। और यदि हम रिडक्शन की बात करें तो वो किसका होगा, Na प्लस का। और Cl पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है तब ना Cl पर माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Cl माइनस के पास। तो ऑक्सीडेशन हाफ किसका होगा, Cl माइनस का। इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं एनायन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड केटायन इज रिड्यूस्ड एट एनोड, सॉरी एट कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कह सकते हैं कि नहीं। तो इसके रिगार्डिंग यदि हम आगे रिएक्शन को थोड़ा ढंग से दिखाएं तो और थोड़ा ढंग से समझिए। आप अभी तुरंत देखे हैं कि 2Cl माइनस जो है ये Cl2 गैस में कन्वर्ट किया है, और कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन। बताइए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है कि नहीं। और यदि यहीं पर हम लोग लिखते हैं एट कैथोड, फिर आज सुस्ताइल है तुम सब। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो बताइए यहाँ
यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला काम होगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? Na+। तो ये Na+ कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक या दो? एक। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कन्वर्ट कर जाएगा Na, और इसका ये सॉलिड स्टेट में बनता है। यहाँ पर आपको एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है 2 और गेन हो रहा है 1, तो ये तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 2Na+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम का कितना एटम बनेगा, 2। तो ये तो बैलेंस करने वाली बात हो गई ना, हमको बैलेंस करना भी नहीं सीखना है। अभी आप सिर्फ ये सीखिए कि किसका ऑक्सीडेशन होना है, किसका रिडक्शन होना है, किस रॉड पर कौन जमा होगा, ये सब आपको जानना है। क्या इसमें कोई परेशानी है? तो ओवरऑल जितना बात हम लोग यहाँ पर समझे हैं, अब उसको जब हम स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, तो जो लिखेंगे पहले उसको समझ लीजिए कि क्या क्या हम लिखने वाले हैं। सबसे पहला हम ये लिखने वाले हैं कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आप एक काम करो, पहले उतार लो, लिखाते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे। बहुत देर तक तुम यदि नहीं उतारोगे तुम्हारा सांस बंद हो जाएगा, तुमको लगता है कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, मन व्याकुल हो रहा है कि कैसे नहीं लिख रहे हैं, हाथ में नोचनी लग गया, लिख नहीं रहे हैं। और एक चीज आप और देखिएगा कि कहीं भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा ना, फिगर ऐसा ही होगा, सब चीज ऐसा ही होगा। सिर्फ आप यहाँ पर, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर आप फ्यूज्ड NaCl लिए थे ना, इलेक्ट्रोलाइट बदल दीजिए आप। सुनो इधर, HCl ले लो, प्योर HCl। HCl टूटेगा H+ में और Cl- में, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, बोलिए? यहाँ पर Na+ न किया था गेन, वहां कौन करेगा, H+। वहां पर सोडियम, यहाँ सोडियम जमा हुआ, यदि HCl लेंगे तो कौन जमा होगा, यहाँ तब जमा नहीं होगा, वो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। एक तरफ हाइड्रोजन गैस उड़ेगा और एक तरफ Cl2 उड़ेगा, मतलब क्लोरीन गैस उड़ेगा। तो ये फिगर कुछ नहीं बदलने वाला है, बस यहाँ पर सब्सटेंस बदलेगा, इलेक्ट्रोलाइट बदलेगा। जैसे आप KBr लेते हैं, KBr टूटेगा K+ में और Br- में, एक तरफ पोटासियम जमा होगा, एक तरफ ब्रोमीन जमा होगा। ये जो डायरेक्शन दिखाया गया है, किस चीज का डायरेक्शन है ये, करंट का। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो उल्टा होगा ना। हम लोग जो 11th का एग्जाम दिया होगा उसमें तो मजाके किया होगा, रात रात भर पढ़ के एग्जाम दिया है। शुरू करें क्या? इसका केमिकल रिएक्शन अभी आपको नहीं लिखना है, पहले आप पूरा बना लीजिए, फिर इसके अबाउट कुछ लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में जनरली प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम का उपयोग इसके इनर्ट नेचर के कारण किया जाता है। जरा सोचिए, यदि आप यहाँ पर, सुनिएगा ध्यान से, यदि आप यहाँ पर कॉपर का रॉड डाल देते, या मान लीजिए जिंक का रॉड डाल देते, और अंदर में HCl डाल देते, तो आपको नहीं लगता है कि जिंक जो है वो कॉपर या HCl के साथ केमिकल रिएक्शन कर जाता? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बदला कुछ तीसरे टाइप का रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के सेल में, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, हम जनरली वैसे इलेक्ट्रोड का, मतलब रॉड के रूप में वैसे इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, या इलेक्ट्रोड के रूप में वैसे मेटल का उपयोग करते हैं, या वैसे इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं जो किसी भी चीज के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करता हो, यानी इनर्ट नेचर का हो।
तो आप लिखना शुरू कीजिए। तो लिखेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको पॉइंट वाइज हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला बात, जनरली प्लेटिनम रॉड is used as electrode due to its inert nature। पहला बात कहा गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग जनरली प्लेटिनम रॉड का यूज करेंगे, कहे कि यह इनर्ट नेचर का होता है या किसी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा बात, इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच current enter in the solution is called। क्या एनोड में कहे थे? देखो इधर, करंट इंटर किया है इसी इसी रास्ते ना, क्या बोला गया है इसको? एनोड इज कॉल्ड एनोड and electrode from which and electrode from which current leave the solution is called एनोड। इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाला चीज क्या है? ये तीसरा पॉइंट हम कहेंगे चार्ज ऑफ एनोड इज टेकन पॉजिटिव एंड चार्ज ऑफ कैथोड इज टेकन नेगेटिव। किसमें? इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो सारा का पहला बात तो यही है सारे पॉइंट का। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, पढ़ें क्या आगे? करो इसे। देखिए तीसरा पॉइंट, चार्ज ऑफ एनोड is taken positive and charge of cathode is taken negative। Charge of anode is taken positive and charge of cathode is taken negative। चौथा ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स एट कैथोड जस्ट लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या, ये तो कंसेप्चुअल बात है, ये हमेशा याद रखिए। एनोड ऑक्सीडेशन हाफ, कैथोड रिडक्शन हाफ, रिलेटेड है दोनों इस तरह से। चौथा लिखिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन occurs at anode and reduction half reaction occurs at cathode। एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा और कैथोड पर
रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। और लास्ट और पांचवा बात, एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ हमेशा आयन का होता है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन आयन का क्या होता है। जैसे केटायन है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम करेगा, यानी कौन सा हाफ रिएक्शन होगा, रिडक्शन। किसका, केटायन का। और एनायन जिस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि केटायन इज रिड्यूस्ड, केटायन का रिडक्शन होगा कहाँ, बोलिए। एट कैथोड। एंड एनायन is oxidized at एनोड। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एनोड पर एनायन भागेगा और कैथोड पर केटायन भागेगा। इस बात को थोड़ा एक बार कंफर्म कर लेते हैं जो लिखे हैं। इधर देखिए तो फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। Na प्लस केटायन है ना, Na प्लस किस पर भागा है, माइनस वाले पर, और माइनस वाला को क्या बोले हैं, कैथोड। इट मीन्स केटायन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड एनायन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। पॉइंट ठीक लिखा हुआ है वो। जो चीज आप लिखते हैं उसको आप थ्योरी से जोड़िएगा तो आपको दिख जाएगा वो चीज। हो गया लिखा हुआ। अब लिखिए तो, नहीं लिखे थे, हिस्सा करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं क्या, बाद में लिख लीजिएगा, लिखेंगे। एट कैथोड, कैथोड पर कौन सा हाफ होना है, बोलिए जल्दी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। देखो सुनो, इधर देखो, कैसे तुम चीजों को याद रख सकते हो, समझ के ही ये सब याद रहेगा, इसे डायरेक्ट याद वाद नहीं रहता है ये। हम खुद नहीं डायरेक्ट याद कर पाते हैं, हमको भी दिमाग लगा के सोच के बोलना पड़ता है। कैथोड पर कौन सा हाफ होना है, रिडक्शन। अब हमारे दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि रिडक्शन हाफ में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन। ये करेगा कौन, केटायन। अरे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वही ना इलेक्ट्रॉन लेगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा। तो वैसी स्थिति में यही आपने लिखे हैं कि केटायन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड। अभी जो लास्ट पांचवा पॉइंट है वो क्या लिखे हैं आप, केटायन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड। केटायन कौन था, Na प्लस। अब लिखिए साथ साथ, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना देगा Na सॉलिड। और फिर जब हम लिखेंगे एट एनोड, यहां पर होगा ऑक्सीडेशन हाफ। एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला काम। इलेक्ट्रॉन देने वाला काम वो करेगा जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, एनायन के पास। और इस बर्तन में एनायन के रूप में क्या उपस्थित है, Cl माइनस। तो Cl माइनस ही इलेक्ट्रॉन देगा। Cl माइनस जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हमेशा दो Cl माइनस मिलके देगा, तो ये बना देगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ दें तो रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा, आया ना। एक बार जोड़ के देखते हैं, आपको जोड़ना नहीं है, बस हम ऐसे ही जोड़ के देखते हैं। आप, ये एक हाफ रिएक्शन है, ये एक हाफ रिएक्शन है, फुल रिएक्शन कब मिलेगा, जब दोनों को हम जोड़ दें। तो जोड़िए,
जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉफिशिएंट को उतना लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का कॉफिशिएंट क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से अब कुछ नहीं आपको करना है। और हम भी अब जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात समझाने के लिए। तो आप फटाफट लिखने मत लगिएगा। यहाँ तक पहुंचे आप, लिख लीजिए, नहीं तो बाद में जो करेंगे उसको भी उतार दीजिएगा, तो वो चेक को मार देगा नीचे में। कॉमा करने हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 2। जानते हो तुम लोग को पढ़ाने में अब हमको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। पहले 2020 से पहले ये स्थिति नहीं था। 2020 से पहले का जो स्थिति था ना, उसमें हम लोग जो बोलते थे वो उसको सुनने वाला सुनता था और अपने मन में समझ भी लेता था। मेंटली कहीं ना कहीं तो लोग स्ट्रांग थे। आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। अभी भी मेंटली आप स्ट्रांग हैं, लेकिन माइंड जो है ना वो थोड़ा क्रिएटिव नहीं हुआ है, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो गया है। ये परेशानी है। आप क्लास में बैठे हुए तो रहते हैं शरीर से, लेकिन शरीर रहता है, मन ऊपर मन से रहता है। मतलब अब मजबूरी है कि ना पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, कुछ इस तरह का बात होता है। एक अंदर वाला जो इच्छा होता है ना वो आपका प्रबल नहीं है। क्योंकि यदि वो चीज होता है ना तो क्लास में वो चीज झलकता, वो नहीं दिखता है। वो बहुत कम लोगों में, बड़ा रेयर दिख रहा है ये। और ये सही में चिंता का विषय है। मोबाइल से आपको फुर्सत नहीं मिलता है। 10-20 मिनट क्लास में आप बैठते हैं तो उसमें भी आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी आईडी सब्सक्रिप्शन लिए होंगे अलग अलग लोगों का, वीडियो नहीं देख पाते होंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए नहीं पढ़ पाइएगा क्योंकि आप आदत से लाचार हैं। आप वीडियो देखने के लिए बैठे, एगो मैसेज आया हाय का, तो हेलो कैसे नहीं लिखे, हेलो पूछना होगा क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो, कहाँ रहा है। छोटा झूठ बोल दिया, पढ़ रहा था, बोल रहा है कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बात को फिर आगे ना बढ़ाना है। तो जब तक इन चीजों पर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप सही में पढ़ नहीं पाइएगा। और ये कोई मजाक का विषय वस्तु नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आप अपनी पढ़ाई को पूरी करके बात करते हैं, घूमते हैं, कोई मैटर नहीं है। कम से कम पढ़ाई को नहीं छोड़िए बीच में। और इसी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं, फिर आपका ढेर सारा लेक्चर आप पीछे हो जाते हैं। और यदि हम ये बात, झूठ तो खैर हम नहीं कह सकते, झूठ हम कैसे बोल सकते हैं, ये बस फील करने वाली बात है, या हमको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो ये आप ही ना सोच सकते हैं कि हम गलत हैं या सही इस मामले में। मतलब आपके लिए जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं, इसको बोल के एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप खुद फील कीजिए कि हम कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आपके साथ सच में ऐसा हो रहा है। और यदि सच में ऐसा हो रहा है तो आप डेविएट हो रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 11th-12th में डेविएट होकर रह जाइएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी नहीं, कैरियर। और कैरियर खराब होगी तो जिंदगी पर कहीं ना कहीं असर पड़ ही जाता है। अब सब तो तेजस्वी यादव नहीं ना बन सकता है रे। सबका बाप लालू यादव तो है नहीं। सुनिए, अब आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। और क्या क्या मिलेगा, 2Na प्लस, प्लस 2Cl माइनस, क्या बनाएगा, 2Na सॉलिड और प्लस Cl2। यही ना बनाया। आप याद कीजिए, जब हम आपको रिएक्शन समझा रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, तो वहां पर आपको बताए थे ना, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस। उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करवाए थे तो आप याद कीजिए उसमें यही प्रोडक्ट बना था। देखिए तो रिएक्शन निकाल के पिछला क्लास में किया गया, पिछले क्लास में तो किया गया है। 3 गो रिएक्शन एक साथ लिखा हुआ होगा। पिछला क्लास में किया गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो स्टार्ट किया उसमें। मिला, कहाँ है वो रिएक्शन, कहाँ है ये वाला रिएक्शन, कहाँ है Na सॉलिड जो बनता है। इस क्लास में नहीं थे, वीडियो देख के पढ़िए। उसमें क्या कुछ अलग था क्या, वही था। वही तो सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला रिएक्शन देखिए ना, करंट देके तोड़ा गया है तो Na सॉलिड। और सबसे पहले तो क्लास रेगुलर रही। आप यदि ऑफलाइन क्लास करते हैं तो क्लास रेगुलर रही, आपकी लिंक टूटेगी तो यही सब हाल होगा। आप कहिएगा हम ही 2 दिन से एबसेंट थे, आप 10 दिन से एबसेंट थे, कुछ नहीं, हम एबसेंट हो गए तो बहुत परेशानी होगी। हम एबसेंट हो सकते हैं, तुम नहीं।
ये कैसे समझ लेते हो कि हम तुम एक जैसे हैं? नहीं नहीं, हम जो जो करेंगे तुम करोगे? कट्टा कहेगा। हाँ बोल के देखो ना, दिखाते हैं तुरंत हम। क्या क्लियर है ये? अब एक चीज बताइए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ तो इस रॉड पर कौन चीज जमा हुआ है? इस रॉड पर क्या जमा हुआ? सोडियम। तो प्योर सोडियम ना जमा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि NaCl से यानी नमक से सोडियम मेटल को अलग कर लें हम, तो बताइए इस प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है कि नहीं? इट मीन्स वी कैन से दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल occurs by this process, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। लिखिए तो नीचे नोट करके। इसका बाद कल इसका केस 2 स्टार्ट होगा। केस 2 इसका बहुत भारी है। आप अगला दिन आइएगा तो पिछला क्लास और आज का क्लास दोनों बीच में चूंकि गैप हुआ है, तो बढ़िया से दोनों को जोड़ के पढ़ के तब कल आइएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कल संडे है, कल नहीं आना है, मंडे से आना है। सब लोग कंटिन्यू होगा अभी देखेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऐसे। आप लोग एक्सट्रैक्शन नहीं पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े हैं? 9th 10th में एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, आयरन का। हिंदी मीडियम में यदि आप होंगे तो निष्कर्षण इसको बोलते हैं। नहीं पढ़े हैं? मार के थोपिया ये देंगे रे, 10वां कैसे पास कर गया तुम? 9th 10th में तो है ये पढ़ना। बॉक्साइट, हेमेटाइट, ये सब नाम सुने हो? सिलेबस में नहीं था। हाँ मगर डिलीट हो गया था। तब तो हर मथे सब डिलीट हो लगे। लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। देखो, किसी भी एलिमेंट, सुनो इधर, किसी भी एलिमेंट के कंबाइंड फॉर्मेट से उस एलिमेंट को अलग करने का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन। जैसे Fe3O4 है, इससे हम चाहते हैं कि हम आयरन को साइड कर लें, मतलब प्योर आयरन निकाल लें। तो जिस केमिकल प्रोसेस के द्वारा ये सब काम कराया जाता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। मेटलर्जी आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको ये बात पढ़ना है 12th में, और ये आपका सिलेबस है, यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। पढ़ाएंगे जब तो उस देखिएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल occurs by this process। केस 2 हेडिंग डालिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of electrolytes। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अभी तक मात्र 2 लेक्चर हुआ है, एक पिछला था और एक आज वाला। ये दोनों थोड़ा बढ़िया से पढ़ के आइएगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी। तब कल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। है टफ है ये।